एक प्रिंसिपल कंपोनेंट बना देंगे हम, जो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी डायमेंशन है, जिसमें कुछ नेग्लेक्ट करने की चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है। देखो जैसे ये ओरिजिनल डेटा था, पॉइंट्स प्लॉटेड थे, हमने एक नोटिस किया कि ये सारे के सारे एक लाइन के अराउंड आ सकते हैं, तो ये जो लाइन बन के आई ये इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट हुआ। ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया, सारा का सारा इंफॉर्मेशन अब इसमें आ गया। इसका काम क्या होता है, हाई डायमेंशन डेटा को लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है ये, और जिसमें कि वेरिएंस को फिर भी प्रिजर्व करके रखता है। ये याद रखना, ये याद रखने की चीज है कि वेरिएंस को प्रिजर्व रखेगा। वेरिएंस मतलब कि हर डेटा का उसकी मीन से कितना डिफरेंस है। हर डेटा, इस रेड पॉइंट का इस पूरे की मीन से इसकी जो मीन निकल के आएगी उससे कितना डिफरेंस है, उसको फिर भी प्रिजर्व करेगा, उसको नहीं खोने देगा। यानी कि इंफॉर्मेशन कंटेंट को लॉस कम से कम हो। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम, जो डेटा हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता ना कि क्या चल रहा है, वहां पे ये बहुत अच्छे से काम कर देता है। डेटा की डायमेंशन को रिड्यूस करके उसको समझने की लिए हेल्प कर देता है। देख लो हिंदी का स्लाइड किसको देखना है। उच्च आयाम मतलब हाई डायमेंशन का डेटा। आयामी रूप मतलब उसको लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर देना। विचरण को संतृप्त मतलब उसकी वेरिएंस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, विचरण मतलब वेरिएंस, डेटा सेट को सरल बना देता है, मॉडल को समझना आसान कर देता है। ठीक है, इसको यूज क्यों करना चाहिए, इसको यूज करने से कंप्यूटेशनल कॉस्ट मतलब जहां डेटा पहले 4D था, अब वो डेटा 2D बन गया, तो बताओ काम हल्का हो गया नहीं हल्का हो गया। कॉस्ट, कंप्यूटेशनल कॉस्ट मतलब जो आपके हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लग रही है वो अपने आप ही कम हो गई उससे। और क्या फायदा हो गया, जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी इम्प्रूव हो गई। कॉम्प्यूटेशनल कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई और आपकी एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो गई। ठीक है, और बड़ा डेटा जो है उसको हेल्प कर देता है डायमेंशनल डेटा को विजुलाइज करने में, समझने में। जो हमें समझ में नहीं आ रहा होता ना 3D डेटा, 5D डेटा, उसको एक लाइन, एक पॉइंट को पॉइंट और लाइन की फॉर्म में बना देता है। ठीक है, मल्टी कोलिनियरिटी को रिमूव कर देता है। स्टार्टिंग में पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन वाले दिन, मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है, कि जब एक बड़े डेटा सेट में एक वेरिएबल पे बहुत सारे वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा होता है और उसकी जरूरत भी नहीं होती है, तो उस इफेक्ट को हटा देता है। कि जैसे कि कुछ डेटा सेट है, उस डेटा सेट में 50 कॉलम है, 50 कॉलम में से 10 कॉलम ऐसे हैं कि जो अननेसेसरी हर कॉलम को, हर एंट्री को जाके दुखी कर रहे हैं और उनका कुछ लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है, उसको हटा देता है। नॉइस हटा देता है, और रिडंडेंसी जो एक्स्ट्रा है, रिपीटेटिव चीजें उनको भी हटा देता है। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है इसमें अभी तक? अभी हम पहुंचे नहीं है इस पे, अभी करेंगे। हैंड्स ऑन पे अभी एंड में है, पहले इसको समझ लो प्लीज। ओके, अब ये काम कैसे करता है, डेटा को स्टैंडर्डाइज कर देता है। स्टैंडर्डाइज मतलब सबकी मीन को 0 बना देगा और सबकी वेरिएंस को 1 कर देगा। सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, डेटा को स्टैंडर्डाइज करेगा, मीन को 0 कर देगा और वेरिएंस को 1 कर देगा। फिर हम इसमें निकालते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स। कॉपी पेन लेके बैठना, एक क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, कोवेरियंस मैट्रिक्स लेके बैठ बनाते हैं हम इसकी। कोवेरियंस मैट्रिक्स अभी तुम देखोगे कैसे बनती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके हम इसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं और आइगन वैल्यूज निकालते हैं। आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज क्या होंगे, जो डेटा को नई डायरेक्शन देंगे। और किस डायरेक्शन के वेक्टर में चलना है, किस आइगन वेक्टर से ही मतलब होता है डायरेक्शन के साथ नया डायरेक्शन देंगे, नया तरीके से कैसे बड़े डेटा को छोटा करने के बाद नई तरीके से उसको कैसे समझना है, वो हेल्प करेगा हमारी। फिर के प्रिंसिपल कंपोनेंट, जब आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे थे जो एक्स्ट्रा थे, उनको हटा दिया, तो जो नए वाले फीचर्स बन के आए ना जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी,
उस उनको ही बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, जिनका योगदान ज्यादा रहेगा इंफॉर्मेशन में। ओके, उनको रखेंगे, बाकियों को हटा देंगे, और अब क्या हो जाएगा, एक नया डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो डेटा पहले था उसका नया बन जाएगा। तो इसके 5 स्टेप है। स्टैंडर्डाइज करेगा, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर उस आइगन वैल्यू की हेल्प से प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालेंगे और डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हिंदी में भी देख लो। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छे से पढ़ो, यही तो चाहती हूँ मैं, तुम लोग अच्छे से समझो। तो आगे चलते हैं फिर। ओके, चैट में बताओ ओके है यहाँ तक, तो आगे बढ़े, या फ्रीज हो गई चैट? अगली क्लास का टॉपिक बहुत टफ है, तो माइंड प्रिपेयर करके आना अगली क्लास में पहले ही। ओके, अब आइगन वेक्टर्स क्या होने वाली है, वो नई डायरेक्शन जो हमें ये बताएंगे वो हमें कैसे चलना है। डेटा को, पहले वाला डेटा खारिज हो जाएगा और अगला वाला जो बनेगा अब उसको कैसे समझना है, कैसे किस दिशा में चलना है। आइगन वैल्यूज जो होती है वो उस वेक्टर की में जो मैग्नीट्यूड ऐड कर रही है, मतलब वैल्यू ऐड कर रही है, वो आइगन वैल्यू होगी। जितनी ज्यादा आइगन वैल्यू होगी उतना ज्यादा कंपोनेंट प्रिंसिपल होगी। ठीक है, और जितनी कम होगी उतनी उसमें वैल्यू इंपॉर्टेंस कम होगी। ठीक है, शुरू के कुछ आइगन वैल्यू जिनकी ज्यादा होगी उसकी वेरिएंस भी ज्यादा होगी। तो आइगन वेक्टर क्या है, जो पुराना वाला डेटा था उससे जो नया डेटा बन के आने वाला है उसको को किस दिशा में लेके जाना है, वो हमें आइगन वेक्टर बताएगा। और आइगन वैल्यू क्या बताएगी, उस आइगन वेक्टर को निकालने का तरीका आइगन वैल्यू से ही होके जाता है। आइगन वैल्यू हमें क्या हेल्प करेगी कि जितनी ज्यादा आइगन वैल्यू उतना ज्यादा कंपोनेंट में दम, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन का कंटेंट। ये मैट्रिक्स वगैरह पढ़े हैं किसी ने थोड़े बहुत? हाँ, थोड़ा थोड़ा मैथ्स है। हाँ, सब कुछ मैथ्स ही है, तुम ध्यान से देखो तो अब तक जो भी पढ़ते आए हो मशीन लर्निंग में, मैथ्स तो हर जगह है पढ़ा है। इट्स नॉट मेजर, इट्स बेसिक। ठीक है, अब हमें करना आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले तो हमें वेरिएंस रेशियो समझना होगा। वेरिएंस रेशियो क्या होगा कि टोटल जो वेरिएंस आई है डेटा की, वेरिएंस मतलब पूरे डेटा सेट का जो मीन है, उस मीन से हर एक डेटा कितना डिफरेंट है, उसकी वेरिएंस को कैप्चर करना है, उसका परसेंटेज कहलाता है वेरिएंस रेशियो। ठीक है, और फिर हमें उसको देखना है कि वो दिखेगा कैसे। जो पॉइंट्स आपके बिखर के आएंगे ना डेटा के, वो कैसे दिखेंगे एक्स और वाई एक्सेस पे। और आइगन वैल्यूज को हमेशा सेलेक्ट करना है वो वाली जिनकी आइगन वैल्यू 1 से बड़ी हो। जो 1 से छोटी होंगी उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। जब ये प्रोसीजर करने जाएंगे, अभी जब क्वेश्चन करोगे ना और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये ले लो, ये तुम्हारे पास डेटा है 2 3 3 4 4 5। क्वेश्चन लिख लो जरा, ये इसकी मैट्रिक्स बना लो। आपके पास एक डेटा है एक्स और वाई, और एक्स और वाई के कितने पॉइंट है, 2 3 3 4 4 5, 3 पॉइंट है, 1 2 3। और हमें इसको 2D से 1D बनाना है। अभी 2D में है ना, देखो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 2 3 3 4 4 5। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सॉल्व करना है तुम्हें ही सारा काम। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है ना? ये 2D डेटा को 1D बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है, इसकी मैट्रिक्स बना ली, 2 3 3 4 4 5। ओके, अब क्या करना है, इसकी मीन निकालनी है। मीन निकालो एक्स की। क्या थी मैट्रिक्स, 2 3 4, तो 2 3 4 डिवाइड बाय 3। टोटल 3 पॉइंट है ना, 1 2 3, तो 3। वाई की निकालो, 3 4 5 डिवाइड बाय 4 कितना, डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है, 3। यहाँ तक कोई डाउट?
तो करो ना तुम, दिखा तो रहे, सिंपल है। इसमें कुछ नहीं आ रहा हो अभी में तो बताओ। मीन निकल गया। पहला स्टेप जो आपको डेटा सेट गिवन था उसकी वेरिएंस, उसकी मैट्रिक्स बना ली थी आपने स्टेप 1 में, 2 3 3 4 4 5। सेकेंड स्टेप में इसकी मीन निकाल ली आपने, एक्स की मीन कितनी आई 3, और वाई की मीन कितनी आई 4। ठीक है, मीन निकालनी समझ में आई कि नहीं आई, कि किसी को मीन भी नहीं आई? अब क्या करो, एक्स सेंटर्ड निकालो। पीसी निकालने का तरीका देखो कैसे, मैट्रिक्स एक्स सेंटर्ड निकालने के लिए हर एक को मीन, ये जो आपका पॉइंट है ना 2 - 3, मीन माइनस कर दो सब में से, 2 - 3, फिर 3 - 3, फिर 4 - 3, और y के लिए y की मीन माइनस कर दो, 3 - 4, 4 - 4, 5 - 4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? यहाँ तक कोई डाउट है तो आगे चलते हैं, स्टेप्स लिखते चलना कॉपी में। कॉपी लेके नहीं बैठे हो यहाँ से, दिख रहे हो सब लोग बिना कॉपी पेन के बैठे हो। हाँ कौन है लकी? लकी ने कॉपी दिखाई है अपनी। और ये PMCO कॉपी, कॉपी लेके नहीं बैठे हो सब लोग अपनी। ठीक है, अगले में आपको शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे एग्जांपल लेके यहाँ पे इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए, क्योंकि कोड में सारा काम अपने आप हो जाएगा, कोड में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब जो आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स बनानी है वो कैसे बनानी है देखिए। कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाने के लिए 1/n - 1, n क्या है यहाँ पे, डेटा में कितनी एंट्री थी, 1 2 3। एन क्या है यहाँ पे, डेटा में कितनी एंट्री थी, तो 1/n - 1 एक्स सेंटर्ड, ये जो सेंटर्ड वाली मैट्रिक्स निकली है ना, -1 - 1 0 0 0 0 1, ये। और फिर इसका लेना है आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे कर दोगे बताओ जरा, रो की कॉलम और कॉलम के रो, इसका ट्रांसपोज कैसे बनेगा, माइनस, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना हो तो कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना। हाँ भाई बताओ, इसका ट्रांसपोज ऐसे ही बनेगा ना। ये जो एक्स सेंटर्ड आपका बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना एक्स ट्रांसपोज। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, रो का कॉलम से और कॉलम का रो से, -1 0 1 -1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 0 1 -1 0 1, और एक मैट्रिक्स बना लो। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी आती कि नहीं आती है? करके बताओ कितना आएगा। ये लिखा हुआ भी है -1, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे। किसी को यहाँ तक डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। इस रो की एन कितनी एंट्रीज थी उसमें डेटा में, n 3 थे ना, यहाँ देखो n 3 थे ना। रोज कितनी रोज है इसमें, 1 2 3, 3 रोज थी ना, तो n इज रोज, कोवेरियंस में n आपका रोज है यहाँ पे। और ये मैट्रिक्स बनाओ कोवेरियंस वाली और बताओ, मुझे नहीं आ रहा तो फिर भी किसी का। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स निकालने आते हैं क्या नहीं आते?
बस ये क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा खत्म, कोड करना है तो जल्दी कर लो। स्टेप 4 में 1/n-1, n कितनी रोज थी, तो रोज थी 3। इसमें ओरिजिनल डेटा में अगर तुम देखोगे तो रोज 3 थी, तो 3 - 1 2। ठीक है, 1/2 ऐसे आ गया। अब एक्स ट्रांसपोज ले लो। एक्स ट्रांसपोज क्या होगा आपका, जो आपका रो था ना उसको कॉलम बना दो, और जो कॉलम था ना उसको रो बना दो। इस वाले में, इसमें देखो ये जो रो है इसको कॉलम बना दिया जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो। जो रो है, ये जो कॉलम है इसका रो बना दिया, और जो रो है उसका कॉलम बना दिया। ये देखो ऐसे बन जाएगा ये। 1 0 1 0 1, ये कॉलम था इसकी रो बना दी, -1 0 1। ये भी रो कॉलम था, -1 0 1, इसकी रो बना दी, -1 0 1। और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनकी मल्टीप्लाई इस वाली स्क्रीन में देखो कैसे हो रही होगी। -1 × 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, ऐसे। -1 × -1 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 1, एक एलिमेंट बनेगा। फिर दूसरे की करोगे, -1 × -1, 0 × 0, फिर 1 × 1, दूसरा एलिमेंट बनेगा। सेम चलेगा ये। आ गया सबका 1 1 1। और फिर 2 बाहर था ना, तो हमने 2 से उसको 2 2 2 आ रहा होगा, क्योंकि 2 बाहर था तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 1 1 1 बन के आ गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। अभी भी किसी को नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स बन के आई है ना 1 1 1 1 वाली, इससे निकालेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, C - λI, जो कोवेरियंस मैट्रिक्स थी। कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 1। और आई क्या होती है, आई होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सब कुछ 1 1 1 हो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है, यही आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स है। तो लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा आई, आई मतलब 1। दिखाई देती हूँ कैसी लगेगी, 1 0 0 1, ऐसी होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। लैम्डा हम आइगन वैल्यूज मान के चल रहे हैं। ठीक है, जब इसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी, और इसको 1 फिर C से माइनस करना है, तो 1 - λ, यहाँ पे ये 0 रह गया तो ये 1 ही रह जाएगा। 1 - 0 = 1 ओनली। फिर 1, यहाँ पे क्या था, कोवेरियंस मैट्रिक्स में 1 और यहाँ पे 0 है, तो 1 - 0 फिर से 1। और यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 1, तो लैम्डा की 1 से मल्टीप्लाई फिर लैम्डा, तो 1 - λ। ये वाला बना सबका यहाँ तक कोवेरियंस मैट्रिक्स। अरे आइगन वैल्यूज भी बना ली तुम लोगों ने, गुड। यस, आइगन वैल्यू 0 और 2 आएगी। फिर इसकी इक्वेशन बना लेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के बाद। इक्वेशन 1 - λ 1 - λ -1 × 1, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, 1 - λ, इसको ऐसे रखेंगे और इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे।
इक्वेशन बनेगी तो हमारे पास ये दो लैम्डा की वैल्यूज निकल के आएंगी 0 और 2। अब बताओ कौन सा वाला आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वैल्यू कौन सी चुननी होती है, जो 1 से बड़ी होगी। 1 से छोटी वाली को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो λ1 के लिए इसी इक्वेशन में रख के यहाँ से हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा। इस इक्वेशन में रखेंगे, आइगन वेक्टर आ जाएगा। पहला आइगन वेक्टर आएगा आपका, इक्वेशन में रख के v1 v2 0, इसको ऐसे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके पहला आइगन वेक्टर बनेगा आपका ये 1/√2 1,1। और दूसरा आइगन वेक्टर बनेगा आपका ये 1/√2 1, -1। ठीक है। और अब डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म कहते हैं जो आइगन वेक्टर आया ना, कौन सा वाला कंसीडर करेंगे। दो आइगन वेक्टर बने हमारे, 1/√2, एक में नेगेटिव। एक्स सेंटर्ड वाली वैल्यू रखा ऐसा का ऐसे ही, और उसमें आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो, ये जीरो वाला कंपोनेंट बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाएगा हमारा, और हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा। तो जो 2D का डेटा था वो हमारा 1D का डेटा बन जाएगा। ने एक कंपोनेंट को पूरा का पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया। स्टेप्स एक बार कर लो, हाथ से करने से ही तुम लोग को आएंगे। यहाँ तक निकाल लो, फिर कोड पे चलेंगे बस। हाँ, हैंड्स ऑन पे चल रहे हैं। ये सबका हो गया। स्लाइड नंबर 80। 80 सेम ही है, यही है 80। ये लो 80 को मिल जाएगा ये, लेकिन एक बार लिख लो, हाथ से प्रैक्टिस कर लो सबकी यहीं पे, तो बेटर है। आइगन वेक्टर निकलने के बाद फिर ट्रांसफॉर्म करोगे डेटा को। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट निकलेगा, जो एक्स सेंटर्ड शुरू में निकाला था, उसकी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। और फिर देखो, एक कंपोनेंट बिल्कुल ही जीरो हो गया, जीरो वाले को हटा देंगे और 1 वाले को, जिसमें वैल्यूज हैं, उसको रख लेंगे। स्टेप 6। स्टेप 5, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू सबकी आ गई। λ1 = 2 और λ2 = 0। उसके बाद स्टेप 6 है लैम्डा आइगन वेक्टर निकालने का। आइगन वेक्टर निकालने के लिए यहाँ इस वाली इक्वेशन में जाओ, और उसको इसमें से आइगन वैल्यूज माइनस करो, ऐसे रखो बिल्कुल। 1 - 2 पहली बार 1 2 है ना, तो 1 - 2 दिस वे, और उसकी वेक्टर 1 वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जीरो के इक्वेट कर दो। जीरो के इक्वेट कर दोगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी ऐसी। उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो आपका पहला आइगन वेक्टर बन के ये आएगा, दूसरा आइगन वेक्टर बन के आपका ये आएगा। अब इसको कंबाइन करके इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स सेंटर्ड से, तो आपका पूरा एक्स पीसीए बन के आ जाएगा। कोई स्टेप्स बस समझ में आ जाने चाहिए। ये कॉपी पेन पे करने से ही आएगा एक्चुअली। ये हो जाए तो मुझे बता दो, फिर हम चले। एग्जाम में तो प्रोबेबली नो नहीं ही आएगा ये। डन। ठीक है। तो अब ये था आपका पीसी। पीसी में आपने क्या देखा, 2D डेटा जो था, जो ऐसा था,
उसको हमने 1D बना दिया। ठीक है, एक डायमेंशन जो 0 0 वाली थी वो बिल्कुल ही रिमूव हो गई और हमारे पास 1D डेटा बना। तो ये जो डेटा बना इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। जहां पहले हमें दो दो पे काम करना पड़ रहा था, हमें एक पे करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली आइगन वैल्यू 0 थी, कोई पूछ रहा था 0 क्यों लिया है, 0 नहीं लिया है, वो 0 थी उसको डिस्कार्ड कर दिया है, उसको लिया ही नहीं है। क्योंकि हम लेते हैं हमेशा आइगन वैल्यू जो ज्यादा हो, उसको कंसीडर करेंगे। तो उसको कंसीडर किया, 0 वाली को नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमने क्या देखा, पीसीए ने वन डायमेंशनल वन कंपोनेंट में डेटा दे दिया, 2D को 1D बना दिया। इसलिए पीसीए यूजफुल होता है, क्लस्टर कर देता है, एक जगह कर लेता है पॉइंट्स को, डायमेंशन को रिड्यूस कर लेता है। तो फीचर सिलेक्शन और पीसीए में क्या डिफरेंस है? एक तो ये क्या करे, फीचर सिलेक्शन तो एक पॉइंट पे जाएगा, उसकी फीचर निकालेगा। अच्छा कार है तो कार का कलर रेड हो सकता है, मॉडल ये हो सकता है, उसमें वाईफाई हो सकता है ये। और ये क्या करेगा, उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है उसकी डायमेंशन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसके लिए टेक्निक लगती है पीसीए, एलडीए, टीएसएनई। आपने एक सीख ली, आपके लिए अभी एक बहुत है। इस कोर्स के अंदर अगर आप चले तो आपके लिए एक बहुत है। आपने एक सीख ली, फिल्टर मेथड लगा देते हैं। फीचर सिलेक्शन तो आप लोगों ने देखा ना हम कैसे कर रहे थे अभी तक वाली फाइल्स में, एक्स्ट्रा कॉलम्स को हटा देना, कुछ फिल कर देना, कहीं मीन लगा देना, मीन मोड भर देना, जो रिक्वायर्ड है उनको रखना, जो नहीं है उनको हटा देना। इसका गोल क्या है कि मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। डायमेंशन रिडक्शन का गोल क्या है कि जो एक्स्ट्रा डायमेंशन का डेटा है, जो एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन रिक्वायर करता है, जैसे कि ये इसमें ज्यादा कंप्यूटेशन लग रही है, उसको रिमूव कर दे और डेटा को थोड़ा इजी बना दे। और इसका क्या है, फीचर याद करके लेबल प्रेडिक्ट कर दे। ये डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है बड़े स्केल से छोटे स्केल पे, और ये डेटा में ओरिजिनल सबसेट रखता है फीचर का, जो एक्चुअली में होने चाहिए फीचर्स, फीचर सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है। इसका यूज इमेज कंप्रेशन में बहुत ज्यादा किया जाता है, फेस रिकॉग्निशन मॉडल्स में किया जाता है, डीप फेक वगैरह में, स्टॉक मार्केट प्रोडिक्शन में, मेडिकल डायग्नोसिस में, सब जगह मोस्टली जगह यूज होता ही होता है। इन सब चीजों का, जितनी भी मशीन लर्निंग की चीजें पढ़ रहे हो ना, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इनका हर फील्ड में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। बस